अब बात अगर चीन की करें तो चीन की घेराबंदी का असर कितना पड़ेगा? क्या ताइवान पर चीन का कब्जा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा उभर कर सामने आ सकता है? देखिए, चाइना में क्या किया उसने। चाइना में मैंने आपको समझाया था, उसने अपने जनरल बदले। जो नया जिंगबिन आया है, जो जैंग को रिपोर्ट नहीं करता, जो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चीफ है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, ये शी जिनपिंग का बंदा है। अब की बार इन्होंने जब घेराव किया, इन्होंने शिप, नेवी, डिस्ट्रॉयर्स, आपका एयरफोर्स, आपका रॉकेट फोर्स और आपकी आर्मी को यूज किया। और लास्ट दिन इन्होंने लाइव एम्यूनिशन फायर किया। मतलब एक होती ड्रिल, मतलब दिखाने को, एक होता आप एक्चुअल मिसाइल और एक्चुअल गोलियां चलाते हो, एक्चुअल बारूद का इस्तेमाल करते हो ताकि आप मैसेज दो। यानी कि बारूद का निशाना, अभी मेरी तोप का निशाना यहाँ चाहूं तो तेरी तरफ कर सकता हूं, युद्ध शुरू हो गया। तो ये उन्होंने किया और ताइवान को डराने की कोशिश की और ताइवान को ये बताया, भाई कभी भी आधे घंटे के नोटिस पे हम इस एक्सरसाइज को युद्ध में बदल सकते हैं। अब यहाँ दो चीजें हो रही थी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, ये हम चाइना तीन चीजें चेक कर रहा था। पहले चीज कि ताइवान कितना डरेगा, कितनी उसकी हालत खराब होगी, क्या ताइवान का जो स्वर है वो थोड़े नरम पड़ जाएंगे, क्या ताइवान कहेगा नहीं जी बात कर सकते हैं, देखते हम तो एक ही मतलब ना, हमारा इतिहास तो एक ही, ऐसा कुछ वो सोचते थे। ताइवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा जी हम तो पूरा तैयार है और हम तो हथियार और ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि अगर इसका हमला होगा ये सी से करना पड़ेगा, समुद्र के रास्ते से। और दिन ब दिन ताइवान की स्ट्रेटजी ये कि जो समुद्री हमला उसको विफल करे। अगर समुद्र के रास्ते चाइना नहीं आ सकता तो बाई एयर वो कभी नहीं जीत सकता। आपको 2 मिलियन से ज्यादा लोग वहां उतारने पड़ेंगे, कि ताइवान के पास 2 मिलियन रिजर्व्स है। उनके पास 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स है, उनके पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स है, 330 फाइटर जेट्स है। तो अच्छा खासा उनके पास मतलब जंगी वो बेड़ा है। और हर ताइवान पिछले 5 साल से वहां हर आदमी आपके और मेरे जैसा शाम को प्रैक्टिस करता है सेना वो रिजर्व बनने का। उनको गन्स दे रखे, गन्स की ट्रेनिंग दे रखे, पीसीओ जो होते हैं वहां पे, या 7-Eleven की शॉप से उनको कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। मतलब ताइवान ने अपनी पूरी रणनीति की है। चाइना को पता अगर ताइवान जीतना तो 3 मिलियन लोग, यानी कि कम से कम 30 से 40 लाख की सेना उतारनी पड़ेगी, तब आप ताइवान को जीतोगे। या कम से कम 1 मिलियन 10 लाख तो उतारनी पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व वहां बहुत है। वो केवल शिप के माध्यम से जा सकती है, बोले का जी जहाज के माध्यम से नहीं जा सकती। और ताइवान की स्ट्रैटेजी है कि उनके जहाजों को लैंड करने ना दे, उनके जहाज और सबमरीन आ ना पाए। ये पूरी स्ट्रैटेजी है उनकी। बिना जहाजों के, समुद्री जहाजों के ये युद्ध नहीं जीत सकते। ताइवान दिन ब दिन जो हथियार ले रहा है वो उनका लैंडिंग कॉस्ट, इनके लैंडिंग के चांसेस को रोज घटा रहा है। ये शी जिनपिंग को समझ आता है। तो अब जो उनकी प्रेसिडेंट की रिएक्शन आई तो शी जिनपिंग को जवाब दिया गया। शी जिनपिंग ने कल कहा, वैसे जो घेराव है उन्होंने परसों हटा दिया था 2 दिन बाद। तो अब शी जिनपिंग ने कल कहा, न्यू ईयर्स ईव था तो न्यू ईयर्स पे कह रहा भाई ताइवान का हमसे मिलना ये तो डन थिंग है, इसमें बात ही नहीं होगी, नेगोशिएबल ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि अगर मैं बोलूं कि भाई कल सूरज उगेगा, वैसी वाली चीज है, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। यानी कि शी जिनपिंग ने अपना स्टैंड बढ़ा दिया। ताइवान वाले ने कहा हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके बस को आप आके फोर्स से ले लो, हम तो नहीं आते आपके साथ। तो यहां मसला बढ़ गया। अब दो चीजें, एक तो ये थी कि शी देखना चाहता था नया जनरल डाल के, नया लेफ्टिनेंट जनरल जिंगबिन डाल के, वो ताइवान कितना डरेगा, ताइवान डरा नहीं। दूसरा जो वो देखना चाहते थे कि अगर अमेरिका इनकी रक्षा के लिए आएगा, अमेरिका के कौन से एसेट कहां रखे, अमेरिका किस किस चीज को मोबिलाइज करेगा। अब अमेरिका ने क्या क्या मोबिलाइज किया वो तो हमें नहीं पता, वो हमें पता नहीं लगेगा, बट चाइना को जरूर पता लगा होगा कौन कौन सा एसेट चाइना का मोबिलाइज हुआ है इस एग्रेशन को जवाब देने के लिए। वो बेसिकली अमेरिका का जो है रिस्पॉन्स टाइम चाइना देखना चाहता था। अमेरिका के एसेट का और कितनी देर में उनको मोबिलाइज करेंगे हम ये देखना चाहते हैं। ये उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी थी। तो उन्होंने अब अमेरिका ने किए नहीं किए, चाइना ने कितना देना, ये हाईएस्ट लेवल का मिलिट्री सीक्रेट है। ये ना आपको पता होगा ना मुझे पता, हो ही नहीं सकता। बट चाइना को पता होगा, अमेरिका को पता होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने वो नोट किया होगा, अच्छा 2 जहाज यहाँ, सबमरीन वहां, यहाँ, अच्छा एक व्यू रचना वो सोचते ऐसा होगा। तीसरी बात, अब यहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आजकल कमजोर हो गई है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में एक पावरफुल बॉडी होती है पॉलिट ब्यूरो। पॉलिट ब्यूरो में मात्र 24 लोग होते हैं। ये मान लीजिए चाइना के माई बाप है, ये 24 लोग हर चीज डिसाइड करते हैं। जी। शी जिन इस पॉलिट ब्यूरो का हेड है। वेंगी जिसकी हम बात कल कर रहे थे वो भी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है। पॉलिट ब्यूरो की एक सबसे बड़ी मीटिंग होती है जनवरी और मार्च के बीच। जनवरी फरवरी ये यूजुअली 8 तारीख को होती है। 8 जनवरी तो अब मुझे लगता नहीं होगी, 8 फरवरी या 8 मार्च को ये मीटिंग होगी, क्योंकि 8 अंक हमारे यहाँ शनि का अंक माना जाता है।
पर चीनियों में 8 अंक बड़ा लकी माना जाता है। तो ये आपको मीटिंग होगी। ये इस मीटिंग में एक जो पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होती है, एक प्लूनियम भी होता है, प्लूनियम से भी इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग। इसमें पूरे साल की रणनीति तय की जाती है कि चाइना क्या करेगा, कैसे चलेगा और क्या होगा। जो भी अमेरिका को, भारत को, किसी को भी मैसेज देना, वो इस पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग से दिया जाता है। अब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग मान लीजिए 8 फरवरी या 8 मार्च के आसपास हो जाएगी। तो अब शी जिनपिंग को वहां अपने आप को पावरफुल दिखाना है। शी जिनपिंग को यह दिखाना कि मैं दबा नहीं, शी जिनपिंग को यह दिखाना कि अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया, अमेरिका से डर के मैं ताइवान पे हल्का नहीं पड़ गया। वो ये दिखा रहा कि हम ताकतवर है, हम तो ताइवान को लेके रहेंगे। क्यों? ताइवान सोने की चिड़िया है, ताइवान के पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स बनते, ताइवान उसका बादशाह है। और अब ताइवान ने क्या कर लिया, जो टीएसएमसी कंपनी है, ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है। ताइवान में पहले वेफर बनता था, वेफर मान लीजिए प्लेट सी बनती थी, मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा, और फिर उस पे वो जो यूएस में जाती थी एनवीडिया वगैरह के पास, उस पे बाकी काम होता था। जो एनवीडिया का करंट सीईओ है वो टीएसएमसी से आया है, वो ताइवानी। अब क्या कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भाई तुम एरिजोना आओ। एरिजोना में ही अब टीएसएमसी अपने वेफर बनाती है, इनकी जो बोर्ड है चिप का जो होता है आईसी जिसे हम कहते हैं, जो उसका बोर्ड है वो अब अमेरिका में बनने लगा, और बाकी काम फिर वो एनवीडिया करता है, उस पर प्रोग्रामिंग करने का, ये सब करने का। तो अमेरिका ने अपनी एक लेवल की रिटेंडेंस बढ़ा दी है। ताइवान चाइना में पैसे लगा नहीं रहा, और धीरे धीरे अगर सेमीकंडक्टर की रेस में चाइना पीछे गया तो चाइना की मिलिट्री, चाइना की डेवलपमेंट, चाइना का एआई, चाइना की हर चीज धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। अभी ये माना जाता, अगर मैं एनवीडिया की चाइनीज कंपनियों से कंपैरिजन करूं, वो 5 साल पीछे है, और आने वाले 5 सालों में वो 15 से 20 साल पीछे हो जाएंगे। तो मतलब चाइना का गेम खत्म। चाइना कहता था मैं एआई का सुपर पावर बनूंगा, चाइना कहता था भाई मैं ये एआई का और ग्रीन एनर्जी का सुपर पावर बनूंगा। ग्रीन एनर्जी वाली इंडस्ट्री खत्म हो चुकी, एआई के लिए आपको चिप्स चाहिए। उन चिप्स पे अमेरिका ने लगा रखा प्रतिबंध, और जो चाइना में डाटा कार्ड चाहिए होते हैं उसके लिए H100 और H2000 का एक बड़ा बड़ा मॉड्यूल चाहिए होता है, ये भी एनवीडिया बनाता है। इन पे भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा। तो एआई को रिलेटेड जो भी चाइना का सपना था, फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर जो भी चाइना का सपना था, वो चिप्स के माध्यम से क्रैश होगा। जब चिप्स नहीं मिलेंगी तो आपकी मिसाइलें भी नहीं चलेंगी, आपकी गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। आप फोन लेवल का चिप तो बना लोगे, पर मिसाइलें, गाड़ियां, एआई, फेशियल रिकॉग्निशन, बड़े बड़े डाटा सेंटर आप नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये जो मसला है ये सारा ताइवान के आसपास घूमता है। तो अमेरिका प्रतिबंध, देखिए जो चाइना में सिविल वॉर खत्म हुआ था वो 1949 में खत्म हुआ था। 1979 में अमेरिका ने एग्रीमेंट कर रखा ताइवान के साथ कि अगर आप पे हमला होगा तो अमेरिका आपकी रक्षा के लिए आएगा। तो यहां एक लिखित एग्रीमेंट है, तो ऐसा नहीं अमेरिका आएगा नहीं, लिखित एग्रीमेंट है। इस चीज को कहता है चाइना खिलस्ता, और जितने जितने हथियार अमेरिका ताइवान को दे रहा है, राइट, तो वो सारे हथियार एंटी शिप और एंटी सबमरीन है। यानी कि सी जिनपिंग को लग रहा है कि मेरा जो फासला है दिन ब दिन बढ़ रहा, और भी यूरोपियन देश उनको हथियार दे रहे हैं। जबकि विडंबना ये है, दुनिया में केवल 11 देश ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। भारत भी नहीं करता रिकॉग्नाइज एज अ अलग कंट्री। इनको ताइवान की एम्बेसी भारत में नहीं है, हम भी नहीं करते, केवल 11 देश करते। पर ताइवान कहता जी मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूं, मेरा पासपोर्ट अलग, मेरी करेंसी अलग, मेरे फॉरेन एक्सचेंज अलग, मैंने एक सिस्टम बनाया अपने सर्वाइवल के लिए, मुझे चाइना तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये लोग जो आरओसी वाले थे, पहले जो ताइवान में लोग आए ये चाइना के थे। जब माओ का रेवोल्यूशन आया ये चाइना से भाग के ताइवान आ गए, और इन्होंने ताइवान में एक अपनी नई कंट्री, नया हिसाब किताब बनाया। ताइवान की तरक्की देख के, ताइवान का चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पर दम खम देख के चाइना किलसता है, चाइना को आग लगती है और उसे कहता मुझे ताइवान चाहिए। पर जो परिस्थिति ऐसी है मोनिका जी, अगर चाइना ने बल प्रयोग किया, जो शी जिनपिंग कह रहा था 2026 तक मैं करूंगा, ऐसा इंडिकेशन है, तो ताइवान नहीं मिलेगा, ताइवान की जगह कब्रिस्तान मिलेगा। वो कब्रिस्तान चाइना के किसी काम का नहीं है। तो ये भी एक आपको एक भाई खाता कमाता वो चाहिए ना, लैंड जहां से पैसे आ रहे हो, अगर वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया तो आपके किस काम का है। तो ये भी एक इक्वेशन है। तो दिन ब दिन ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, और मेरा असेसमेंट ये है कि ताइवान की पोजीशन ली काइशिंग के अंदर और मजबूत हो रही है, और बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। और अमेरिका भी प्रतिबंध है उसको मदद करने के लिए, यूरोप भी कर रहा है, और हमारा भी ताइवान से सेमीकंडक्टर को लेके टाई अप वाई अप है। ताइवान भारत का अच्छा मित्र है। अब चाइना को तकलीफ होती है तो वो हम क्या करें।